जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द डिफेंस वॉरियर में। ये हमारा ज्योग्राफी का 6th लेक्चर है। इसमें हमने एंडोजेनिक के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक के बारे में, जो कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ अर्थ होता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। एनडीए ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, एनर्जी सोर्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स सन। जो एक्सटीरियर ऑफ अर्थ होता है उसे हम एक्सोजेनिक सोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है सन। एक्सोजेनिक सोर्स इस स्लाइड से एनडीए में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सोजेनिक 4 प्रकार का होता है: वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डिपोजिशन। इनको चारों को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं डेन्यूडेशन। इसी को आगे करते हैं। तो वेदरिंग होता है, उसे वेदरिंग 3 प्रकार का होता है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इनको हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद मास मूवमेंट भी 3 प्रकार का होता है: रॉक फॉल, अर्थ फ्लो और लैंडस्लाइड, और यह ग्रेविटी के कारण होता है। उसके बाद इरोजन पढ़ेंगे, जिसमें आता है रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर, सी वेव और विंड। इसके बाद डिपोजिशन, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सी वेव और विंड। इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे वेदरिंग होता है, वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। वेदरिंग मतलब ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेदरिंग: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहले हम जानेंगे फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो फ्रॉस्ट टोर फॉर्मिंग, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, फ्रॉस्ट वेजिंग, जैसे कि वाटर फील्ड क्रैक, फ्रीज टू आइस और ब्रेक रॉक। जैसा कि बारिश में चट्टानों के बीच पानी भर जाता है और वही बाद में फ्रीज टू आइस के फॉर्म में बनता है, और जैसे ही वह हार्ड होता है वह रॉक को ब्रेक कर देता है। इसी को डिटेल में देख सकते हैं। वाटर सिप्स इनटू क्रैक्स एंड फ्रैक्चर इन रॉक। व्हेन द वाटर फ्रीज इट एक्सपांड, वह एक्सपांड कर देता है एरिया अबाउट 9% इन वॉल्यूम, which wedges apart the rock. This expanding volume break into rock in 2 part form tores formation. उसके बाद फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर के आधार पर, ड्यू टू रिपीटेड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड पार्टिकल ऑफ रॉक एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट लीड्स टू द वेदरिंग ऑफ रॉक। जिस प्रकार टेम्परेचर बढ़ता और घटता है, उसी प्रकार जो रॉक के पार्टिकल होते हैं वह एक दूसरे से एक्सपांड हो जाते हैं, और उसी कारण टेम्परेचर के कारण वेदरिंग होती है। उसके बाद फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर के कारण वेदरिंग किस प्रकार होती है: ड्यू टू रिलीज इन ओवरलेइंग प्रेशर द पार्टिकल इनसाइड द रॉक एक्सपांड एंड इट लीड्स टू द वेदरिंग। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो नीचे की चट्टान है वो और जो ऊपर की चट्टान है उसका प्रेशर नीचे वाली
पर ज़्यादा रहता है, इसके कारण भी वेदरिंग होता है। यहाँ पर हमारा फिजिकल वेदरिंग ख़त्म हो गया है। यहाँ से हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, chemical reaction isn't affect the rock up to the great depth. Mainly it occur in hot and humid region। और यह एनडीए में पूछा गया है, एनडीए 2019 में, कि जो केमिकल वेदरिंग होता है वह कौन से रीजन में होता है, तो उसका आंसर था हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। उसके बाद केमिकल वेदरिंग कार्बोनेशन के थ्रू। इन दिस वाटर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड दिस एसिड रिएक्ट विथ मिनरल्स इन रॉक। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो जिस प्रकार वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड से, तो इस प्रकार के होल बन जाते हैं, उस कारण कार्बोनेशन के कारण रॉक में होता है। उसके बाद केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन, द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर एक्सपांड एंड चेंज। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि हाइड्रेशन के कारण किस प्रकार वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल एंड ऑक्सीजन thus changing the mineral composition of the rock। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है, जिसमें रिएक्शन होती है रॉक की, जैसा कि लोहे में जंग लग गई है, वो भी ऑक्सीडेशन के कारण ही लगी है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम देखेंगे तो वेदरिंग ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, रोडेंट एंड टर्मिट्स। बायोलॉजिकल वेदरिंग जैसे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ होने के कारण चट्टान टूट गई है, इसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। उसके बाद मास मूवमेंट हमारा सेकेंड ऑप्शन था, तो मास मूवमेंट किस प्रकार होता है वो जानेंगे। दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो नीचे मूवमेंट करता है डाउन, उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मास मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक स्लो एंड एक रैपिड, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद रॉक फॉल किस प्रकार होता है आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद अर्थ फ्लो इस प्रकार होता है, आप देख ही सकते हैं डायग्राम में अर्थ फ्लो कैसा हो रहा है। उसके बाद लैंडस्लाइड जिसे हम हिंदी में भूस्खलन कहते हैं, यानी कि पहाड़ का धंसना, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद इरोजन इन्वॉल्व एक्विजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज। देयर आर सम जियोमॉर्फिक एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। वेदरिंग और मास मूवमेंट, जो वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब टूटना, उसके बाद मास मूवमेंट जो कि नीचे आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और वही डिपॉजिट होता है, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। इरोजन भी को हम पढ़ें तो रनिंग वाटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन लैंडफॉर्म एंड टेक अवे द eroded material with it to a different plant। It is also called fluvial erosion, और इसी को हम fluvial erosion कहते हैं। There are 3 type of river, तो रिवर की 3 स्टेज होती है, उसे हम fluvial erosion कहते हैं। फर्स्ट है यूथ स्टेज, और सेकेंड है मैच्योर स्टेज, और थर्ड है ओल्ड स्टेज।
इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूथ स्टेज वह होती है जब नदी का पहला पड़ाव होता है। मैच्योर एज तब होती है जब रिवर बहुत ही उफान पर होती है। और ओल्ड स्टेज वह होती है जबकि रिवर ख़त्म हो जाती है। लास्ट स्टेज ऑफ रिवर इज़ ओल्ड एज। उसके बाद जैसे कि डायग्राम में बताया गया है कि यूथ स्टेज वाटर लेस, जब वाटर कम होता है उसे हम यूथ स्टेज कहते हैं। उसके बाद वाटर फ्लो पर होता है उसे हम मैच्योर स्टेज कहते हैं। नो फ्लड प्लेन्स मोर इरोजन, ज़्यादा इरोजन मैच्योर स्टेज में होता है। और उसके बाद ओल्ड स्टेज जबकि डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। उसके बाद यूथ स्टेज ऑफ वाटर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो रिवर रहती है उसकी यूथ स्टेज किस प्रकार होती है। इसी का एक एग्जांपल है वाटरफॉल, यानी कि झरना, जो कि यूथ स्टेज ऑफ रिवर का एग्जांपल है। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल है कास्केड्स। कास्केड्स क्या होते हैं? ये इस प्रकार पानी का बहना जिसे हम कास्केड कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसी के बाद आई शेप्ड या वी शेप्ड वैली, दोनों तरफ से माउंटेन होता है और बीच से नदी का निकलना, उसे हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। इसके बाद हम पेथ होल्स पढ़ेंगे। जैसा कि रिवर के मैच्योर और ओल्ड स्टेज खत्म होने के बाद चट्टान में इस प्रकार के होल्स हो जाते हैं, उसे हम पोर्ट होल्स कहते हैं। उसके बाद प्लंज पूल, जैसे बड़ा झरना होता है उससे बनने वाले प्रेशर के कारण एक गड्ढा सा बन जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, उसे हम प्लंज पूल कहते हैं। उसके बाद इस डायग्राम में बताया गया है कि जब मैच्योर स्टेज में होती है रिवर, तब वह कैसा पाथ बनाती है। तो वह पहले स्पेयर्स नाम का पाथ बनाती है और देन लास्ट में वह मेंडर पाथ कवर करती है, और इसे हम नेचुरल लेविस कहते हैं। उसके बाद ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर, तो ओल्ड स्टेज में लास्ट स्टेज ऑफ रिवर होती है और इसमें ओक्सबो लेक और देन फाइनली डेल्टा बन जाता है। इसके बाद इरोजन ग्राउंड वाटर में इरोजन किस प्रकार होता है। तो व्हेन सरफेस वाटर परकोलेट इन द रॉक्स it erode the rock from inside, flow horizontally and create caves, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, उसे हम सिंक होल कहते हैं। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ केव, जो गुफा की साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे हम स्पेलियोलॉजी कहते हैं। व्हेन ग्राउंड वाटर इरोड लाइमस्टोन रॉक इट क्रिएट्स कार्स्ट टोपोग्राफी। और यह क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है कि जो ग्राउंड वाटर का इरोड लाइमस्टोन रॉक होता है वह क्या बनाता है। तो इसका आंसर है वह कार्स्ट टोपोग्राफी बनाता है। इसके बाद एनडीए में इस स्लाइड से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि यह एक प्रकार की केव है। तो जो नीचे की साइड रहते हैं उन्हें हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, और जो स्टेलेग्माइट बोलते हैं। जो ऊपर होते हैं उसे हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उससे पिलर बनता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जो नीचे वाला है उसे स्टेलेग्माइट और ऊपर वाले को स्टेलेक्टाइट, और ये केव का माउथ। उसके बाद इरोजन ड्यू टू ग्लेशियर के हिसाब से इरोजन किस प्रकार होता है। इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रेमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय वेट ऑफ आइस। आइस के कारण
जो इरोजन होता है उसे हम वेट ऑफ आइस कहते हैं। उसके बाद लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर से जो लैंडफॉर्म बनता है उसे हम पढ़ेंगे। तो होम, टॉर्न, सर्क्यूस, पेटरनोस्टर लेक और हैंगिंग वैली, ये सभी फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। और एक बास्केट टोपोग्राफी जो कि एनडीए में पूछा गया है उसे हम कहते हैं ड्रम्पलिन्स। और हैंगिंग वैली, उसके बाद प्रोग्लेशियल लेक, केटल लेक, ये सभी लैंडफॉर्म बनते हैं ग्लेशियर से। उसके बाद इरोजन सी वेव्स, वेव्स इरोड सेडिमेंट फ्रॉम क्लिप्स एंड शोरलाइन, जो किनारे होते हैं उसके कारण भी इरोजन होता है सी वेव के कारण। इट क्रिएट सैंड बार्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन, और यह सैंड बार बनाते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सुनामी और साइक्लोन से। उसके बाद इरोजन ड्यू टू विंड, विंड के कारण भी इरोजन होता है जिसे हम मशरूम रॉक कहते हैं। तो विंड इरोजन इज डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, रिडिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय विंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओलाइन इरोजन, और जो विंड इरोजन होता है उसे हम ओलाइन इरोजन के नाम से भी जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन इज़ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो इसका रिज़ल्ट होता है विंड इरोजन का वो होता है लॉस ऑफ फर्टिलिटी। इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट एरिया, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यह ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो धारियन होते हैं वो क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है कि सीफ या लॉन्गिट्यूडनल, जिस प्रकार लॉन्गिट्यूडनल धारियन बनते हैं डेजर्ट में उसे हम धारियन कहते हैं, और उसे हम बरचांस भी कहते हैं। उसके बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।